हेलो क्लास 6, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम हिंदी रीडर का चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे, जिसका नाम है लोभ का फल। ये एक कहानी है जिसमें हमें बताया गया है कि लालच करने का बुरा फल हमको मिलता है। हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच करने से हमेशा ही नुकसान उठाना पड़ता है। सो लेट्स वी स्टार्ट। किशन ने अपनी मेहनत तथा लगन से संपन्न किसानों की श्रेणी में अपना स्थान बनाया था। हरे भरे खेत, पशुधन और नौकर चाकर उसकी संपन्नता का बखान करते थे। उसे भी यह सब देखकर बड़ी खुशी होती और मन से के किसी कोने में दबा अहंकार भी पुष्ट होता। उसकी संपन्नता गांव के अनेक लोगों को फूटी आंख न सुहाती थी। वे ऊपर से विनम्र बने रहते और अवसर मिलने पर उसे नुकसान पहुंचाते। वह बड़ी विनम्रता से उन्हें समझाता, किंतु उन पर कोई प्रभाव न पड़ता। उसका सबसे समीप का पड़ोसी उसे नुकसान पहुंचाने में सदा आगे रहता। तो यानी कि किशन नाम का एक किसान होता है जो अपनी मेहनत से बहुत अमीर हो जाता है, मतलब उसके पास काफ़ी धन संपदा आ जाती है, नौकर चाकर हो जाते हैं उसके पास, और वो गांव में अच्छा खासा अमीर किसानों की श्रेणी में आ जाता है। उसके पास बड़े अच्छे खेत हो जाते हैं हरे भरे, उसके पास अच्छे खासे पशु हो जाते हैं और नौकर चाकर भी उसके यहाँ हो जाते हैं। तो उसकी इस मेहनत से बनाई गई संपत्ति को और संपन्नता को देख के गांव के लोग उससे चिढ़ते थे और उसका नुकसान करने में हमेशा आगे रहते थे। जो उसका सबसे समीप का यानी कि उसके सबसे पास का पड़ोसी था, उसे सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता था। जब उससे सहा न गया तो उसने अदालत में अर्जी दी। परिणाम यह हुआ कि 2-3 लोगों को अदालत ने जुर्माने से दंडित किया। लोग किशन से बैर खाने लगे। तो जब वो ज़्यादा परेशान करने लगे तो उसने कोर्ट में शिकायत कर दी। अदालत ने उसके पड़ोसी को जुर्माना लगा दिया। तो अब वो जो पड़ोसी थे उससे ज़्यादा दुश्मनी रखने लगे। एक दिन किशन अपने घर के बाहर चबूतरे पर चारपाई बिछाए बैठा था। एक परदेसी किसान उसके घर के सामने से निकला। उसने किशन को बताया कि वह सतलुज पहाड़ से आ रहा है, वहाँ उपजाऊ ज़मीन यूं ही पड़ी है। वहाँ की बस्ती में नए बसने वाले किसानों को 20 एकड़ ज़मीन मुफ्त मिल रही है। वहाँ रहकर खेती करने वाले किसान बड़ी जल्दी संपन्न हो जाते हैं। वहाँ के लोग संपन्न भी हैं, व्यवहारिक भी हैं। वे चाहते हैं कि उनकी बस्ती बड़ी हो, अधिक लोग वहाँ रहें। तो एक बार वो अपने घर के बाहर बैठा था तो सामने से कोई दूसरे गाँव से आया हुआ किसान निकलता है। तो वो बातों बातों में उसको बता देता है कि सतलुज नदी है, उसके पार बहुत सारी उपजाऊ ज़मीन पड़ी है और वहाँ के लोग बड़े मिलनसार हैं, किसी को परेशान नहीं करते। और वो चाहते हैं कि बाहर के लोग आके यहाँ रहे, जिससे उनकी बस्ती बड़ी हो जाए। और जो लोग बाहर से आके रह रहे हैं उनको 20 एकड़ ज़मीन मुफ्त दी जा रही है। किशन अपने गांव के लोगों के व्यवहार से असंतुष्ट तो था ही। एक दिन गांव छोड़कर परिवार के साथ उस स्थान पर जा पहुंचा जिसकी चर्चा परदेसी किसान ने की थी। एक बड़े गांव की पंचायत में सम्मिलित होकर उसने ज़मीन का पट्टा प्राप्त कर लिया। पट्टा प्राप्त करने का मतलब होता है कि उसने ज़मीन खरीद ली। सम्मिलित ज़मीन में उसे और उसके परिवार के लिए 100 एकड़ ज़मीन दे दी गई। वह मेहनत से खेती करने लगा। वह पहले से भी अधिक संपन्न हो गया। उसने अपना नया मकान बनवा लिया और बहुत से जानवर खरीद लिया। अब वो वहाँ जाके रहने लगा, वहाँ जाके खेती करने लगा, वहाँ जाके ज़मीन खरीद ली और वहाँ जाके वो और ज़्यादा अमीर हो गया। किशन आराम से रहता था, उसे अपनी सफलता पर गर्व करता था। कुछ दिनों में वह अपने इस संपन्नता के जीवन का अभ्यस्त हो गया और अनुभव करने लगा कि उसकी ज़मीन पर्याप्त नहीं है। कुछ और अधिक होती तो वह और अधिक सुख सुविधा का जीवन व्यतीत करता। वह मनुष्य का स्वभाव है कि उसको जितना सुख मिलता है वह उससे अधिक सुख प्राप्त करने की कामना करने लगता है। थोड़ा समय यूं ही बीत गया। एक दिन किसी सौदागर ने रात्रि व्यतीत करने हेतु किशन के किवाड़ खटखटा और अपना हेतु बताया। किशन प्रेम पूर्वक उसे भीतर लाया, उसके लिए बिस्तर लगाया, उसे भोजन कराया। सौदागर उसके व्यवहार से प्रभावित हुआ और वे लोग बातचीत करने लगे। जमीन और खेती बाड़ी की चर्चा हुई। अब जो किशन था वो उस गांव में रहने लगा। वहाँ जाके मेहनत से उसने अच्छा खासा पैसा कमा लिया, अमीर हो गया, लेकिन उसका लालच बढ़ गया। उसे लगा कि अब मुझे और ज़मीन मिलनी चाहिए जिससे मेरा जीवन और ज़्यादा सुख से बीते। तो एक बार एक रात्रि में उसके यहाँ कोई यात्री आकर ठहरा। वो थका हुआ था, उसके पास रहने का कोई स्थान नहीं था। तो किशन ने उसे अपने घर में ठहराया और उसे भोजन पानी करवा के उसे सोने के लिए बिस्तर दिया। रात में वो बातें करने लगे। ज़मीन और खेती बाड़ी के बारे में भी चर्चा हुई। सौदागर ने उसे बताया कि वह नैतानी नदी के उस पार से आ रहा है। वहाँ इतनी अधिक उपजाऊ ज़मीन खाली पड़ी है कि
जितनी चाहे लेकर जोत लो। सौदागर की बात सुनते ही किशन नैतानी नदी के पार जमीन का किसान बनने के सपने देखने लगा। उसने अगले दिन सौदागर को विदा किया। सौदागर के बताए स्थान के विषय में आवश्यक पूछताछ की। संतुष्ट होकर उसने वहां जाने की तैयारी आरंभ कर दी। वहां के लोगों को भेंट देने के लिए उसने चाय के डिब्बे, मिठाई, कपड़े और अनेक वस्तुएं ले ली। घर की देखभाल का कार्य पत्नी को सौंपकर और एक आदमी अपने साथ लेकर वह यात्रा पर निकल पड़ा। 7 दिन बाद उस स्थान पर पहुंचा जहां से कोलो की बस्ती आरंभ होती थी। उसने देखा कि नदी के किनारे जमीनें सब खाली पड़ी है। वहाँ के लोग खेती नहीं करते थे, पशुपालन और शिकारी उनका जीविका का आधार था। वहाँ के लोग सीधे और सरल स्वभाव के थे। अब जब उस सौदागर ने बताया कि इस तरह से एक नदी है नैतानी, उसके पार बहुत सारी उपजाऊ ज़मीन पड़ी है, वहाँ के लोग खेती भी नहीं करते और आप चाहो तो वहाँ जाके वो ज़मीन ले सकते हैं। तो अगले दिन जो किशन था अपनी पत्नी को घर का बाहर सौंप के वहाँ से उन लोगों के पास जो नैतानी नदी के पार रहते थे उनसे मिलने के लिए चल दिया। उसने वहाँ के लोगों के लिए बहुत सारे देने के लिए उपहार भी ले लिए। उसमें चाय के डिब्बे, मिठाइयाँ और कपड़े भी थे। उसे पता था वहाँ जाके ज़मीन उसने देखा खाली पड़ी है। वहाँ के लोग खेती नहीं करते थे, वो पशु पालते थे और शिकार करते थे उनका और उसी से अपना जीवन यापन चलाते थे। वहाँ के लोग सीधे और सरल स्वभाव के थे। किशन के साथ लाई वस्तुओं का भेंट देकर उन लोगों को खुश कर दिया और दुभाषियों के द्वारा अपने वहाँ पहुँचने का उद्देश्य बताया। दुभाषी होते हैं जो दोनों तरफ की भाषा जानते हैं। लोगों ने भी किशन का उत्साह से स्वागत किया। उस अच्छे से डेरे में ले जाकर बिठाया। किशन के सम्मान में उन लोगों ने शानदार दावत दी। किशन ने कहा, मैं आपकी ज़मीन देखकर बहुत खुश हुआ हूँ। हमारे यहाँ ज़मीन की कमी है, वह आपकी ज़मीन की तरह उपजाऊ भी नहीं है। उस समय एक आदमी रोएदार बड़ी टोपी लगाए वहाँ आया। वह उसके सम्मान में खड़े हो गए। दुभाषी ने बताया, यह हमारा मुखिया है। किशन भी उसका सम्मान में खड़ा हो गया। उसने तुरंत अपने सामान में से बढ़िया बढ़िया चीज़ें निकाली, सरदार को भेंट कर दी। सरदार ने किशन की भेंट स्वीकार कर ली। लोगों ने सरदार को किशन के आने का उद्देश्य बता दिया। अब जब वो लोग बैठ के बातें कर रहे थे तो उस कबीले का जो सरदार था वो आया। तो किशन ने बताया कि मैं यहाँ पर आपकी ज़मीन खरीदने आया हूँ और उसने अपने साथ लाए हुए उपहार भी उसको दे दिए। सरदार ने अपने साथियों की बात सुनकर किशन से कहा, हमारे यहाँ ज़मीन की कमी नहीं है, जितनी चाहे अपनी पसंद की उतनी ज़मीन ले लो। किशन ने कहा, मैं चाहता हूँ कि जो ज़मीन लूँ कस्बे की अदालत में उसकी पक्की लिखा पढ़ी हो जाए। जब सरदार ने किशन की शर्त मान ली तब किशन ने पूछा, ज़मीन किस भाव मिलेगी? 1000 रुपये प्रतिदिन, सरदार ने उत्तर दिया। किशन चकित हुआ और बोला, मेरी समझ में नहीं आया, एक दिन का यह कैसा हिसाब है? अब उसने कहा कि मैं आपकी ज़मीन खरीदना चाहता हूँ। तो सरदार ने कहा, ठीक है, आपको जितनी ज़मीन चाहिए आप ले लीजिए। तो जो किसान होता है वो कहता है कि मैं आपकी ज़मीन ले तो लूँगा लेकिन कोर्ट में जाकर इसकी पक्की लिखा पढ़ी करूँगा। तो सरदार ने कहा, ठीक है, आप कर लेना। तो उसने पूछा, ठीक है, आप ज़मीन किस भाव दोगे? तो जो कबीले का सरदार होता है वो कहता है 1000 रुपये प्रतिदिन। तो किसान जो होता है वो हैरान रह जाता है। वो सोचता है कि ये कौन सा भाव है ज़मीन का, प्रतिदिन का कोई हिसाब नहीं होता। सरदार ने कहा, एक दिन में पैदल चलकर जितनी ज़मीन तुम नाप डालो उतनी ले लो। एक दिन का मूल्य 1000 होगा। एक शर्त हो रहा है, यदि तुम जहाँ से चल रहे हो उस स्थान पर उसी दिन सूर्यास्त के पहले लौट न सके तो तुम्हें ज़मीन नहीं मिलेगी और तुम्हारे 1000 रुपया भी जब्त कर लिया जाएगा। तो जो कबीले का सरदार होता है वो कहता है 1000 रुपये प्रतिदिन ऐसा है कि आप मुझे 1000 रुपये देंगे और एक दिन में आप जितनी ज़मीन नाप लेंगे वो आपकी, लेकिन शर्त यह है कि आप जिस जगह से चलेंगे सूरज छुपने से पहले आपको उसी स्थान पे लौट के वापस आना है। यानी कि आप जितनी ज़मीन नापेंगे आपकी हो जाएगी, लेकिन आपको उस स्थान पे वापस आना जहाँ से आप चले थे। और अगर आप वापस नहीं आ पाए तो ज़मीन भी नहीं मिलेगी और आपके 1000 रुपये भी चले जाएंगे। किशन ने सोचा कि दिन भर में बहुत सारी ज़मीन घेरी जा सकती है। वह तुरंत मुखिया की शर्त पर ज़मीन लेने को तैयार हो गया। बात पक्की हो गई। अब अगली सुबह की प्रतीक्षा थी। रात भर उसे नींद न आई। विचारों की विशालता में ज़मीन का ही बिंदु घूमता रहा। यह सोचता रहा अपनी सारी शक्ति को वह चलने में ही लगा देगा जिससे अधिक ज़मीन घेरी जा सके। इतनी ज़मीन घेर लूँगा कि मेरे जैसा किसान कहीं सुना भी ना जा सके। उसे जोतने के लिए दर्जनों बैल नौकरों की आवश्यकता पड़ेगी। उसको सपनों में भी यही बातें बनी रही। अब जो किसान था उन बातें पक्की हो गई। वो जाके दोनों सो गए, लेकिन जो किशन था उसको नींद नहीं आई। वो सारी रात सपने देखता रहा कि मैं पैदल चल के इतनी ज़मीन ले लूँगा कि इतनी ज़मीन आसपास किसी भी किसान के पास नहीं होगी। उसे जोतने के लिए हज़ारों बैल चाहिए होंगे और बहुत सारे लोग चाहिए होंगे और मेरे इतनी ज़मीन यहाँ पर इस वक्त किसी के पास भी नहीं होगी। वो ये सपने में देखता रहा।
किशन ने सवेरे उठकर आदमी को जगाया। उसने गाड़ी तैयार करने को कहा। वह खुद लोगों को बुलाने गया। सब लोग इकट्ठा हो गए। सरदार भी आ गया। तब उसने कहा, अब हमको चल देना चाहिए, समय बहुत हो गया। किशन एक मिनट भी नष्ट नहीं करना चाहता था। तो अगले दिन सुबह वो सबसे पहले उठ गया। सबसे पहले उठ के उसने लोगों को उठाया और कहा कि चलो जल्दी से चल के ज़मीन नाप लेते हैं। उसने चाय पीने से भी इनकार कर दिया, यानी कि उसने नाश्ता करने से भी इनकार कर दिया। मुखिया किशन को लेकर टेकड़ी पर जा पहुंचा। अपनी रोएदार टोपी को उतारकर टीले पर रखते हुए उसने कहा कि यह निशान रहेगा, यहाँ से चलकर तुम्हें यहीं आना होगा। सूरज डूबने से पहले तक जितनी ज़मीन घेर लोगे वह तुम्हारी हो जाएगी। किशन ने 1000 रुपये गिनकर टोपी पर रख दिए। एक रुमाल में रोटियां रखी, पानी की बोतल ली और फावड़ा भी ले लिया। धोती कसकर आस्तीन चढ़ाकर चलने को तैयार हो गया। पहले यह नहीं तय कर पा रहा था कि किस दिशा में चला जाए। पूर्व दिशा में सूरज निकल रहा था। वह अपना समय नष्ट नहीं करना चाहता था, बस पूर्व दिशा की ओर ही चल पड़ा। 1 किलोमीटर चलने के बाद उसने बदन में फुर्ती आई और तेज चाल से चलने लगा। लगभग 5 किलोमीटर चलने के बाद उसने पीछे मुड़कर देखा। उसे टेकड़ी पर उस पर खड़े आदमी धूप में साफ दिखाई देते थे। अब धूप में गर्मी आने लगी थी। उसे खाने की याद आई, पर उसने खाना नहीं खाया। टोकरी उतारकर कंधे पर रख के अपनी चलनी गद्दी को और तेज कर दिया। उसने पीछे मुड़कर देखा। टेकड़ी कठिनाई से दिखाई देती थी। उसके ऊपर चलते हुए लोग चींटियों की तरह रेंगते से लगते थे। उसने सोचा काफ़ी दूर निकल आया, अब लौटना चाहिए। उसका शरीर पसीने से तर हो रहा था। उसे प्यास भी लग रही थी। उसी स्थान पर उसने गड्ढा बनाकर उस पर घास का एक ढेर लगा दिया, जिससे पता चल जाए कि यहाँ तक आ गया। पानी पीकर बाई ओर मुड़ा। जैसे जैसे आगे बढ़ता गया उसे अच्छी उपजाऊ भूमि दिखाई देती गई। उसका लालच बढ़ता जाता। वह चलता जाता। दोपहर हो रही थी। सूरज उसके सिर के ऊपर था। वह अब कुछ थकान का भी अनुभव करने लगा था। तो यानी कि वो चलता जा रहा था, धूप हो रही थी, उसने खाना पीना भी नहीं खाया था, थका हुआ था, लेकिन फिर भी वो रुक नहीं रहा था। उसे लालच बढ़ गया था कि वो शाम तक जितनी ज़्यादा ज़मीन घेर सकता है घेर ले। थोड़ा आराम करने के लिए वह एक स्थान पर बैठ गया। फिर उसने रुमाल से रोटी निकाल कर खाई, पानी पिया, बैठा रहा, लेटा नहीं, डर था कहीं नींद ना आ जाए। खाने से शरीर में कुछ शक्ति आ गई। उसने फिर चलना आरम्भ कर दिया। काफ़ी लंबी भूमि का नाप कर वह बाईं ओर मुड़ने वाला था कि उसे ज़मीन का एक बड़ा उपजाऊ टुकड़ा दिखाई दिया। उसने उसे भी नाप लिया। उसे गड्ढा खोद कर उस पर घास का ढेर लगाकर अपना निशान बना दिया। वह फिर मुड़ा, टेकड़ी की ओर देखा, पर वह नहीं दिखाई नहीं दी। उसने सोचा कि वह काफ़ी दूर निकल ही आया, अब इस दिशा में कुछ कम ही नापूंगा। इस तीसरी भुजा पर उसने तेजी से अपने कदम बढ़ाए। बड़ी कठिनाई से 3 किलोमीटर ही चल रखा था कि देखा सूरज ढलने लगा। उसने अनुमान लगाया कि टेकड़ी से 15 किलोमीटर दूरी पर है। इस दिशा में अब और आगे बढ़ना उसने ठीक नहीं समझा। अब वह सीधा टेकड़ी की ओर चलने लगा। यहाँ पर भी उसने गड्ढे पर घास बनाकर निशान बना दिए। तो यानी कि वो हर दिशा में वो ज़मीन नापता जा रहा था और वहाँ पर निशान बनाता जा रहा था। जब उसने देखा कि सूरज ढलने लगा तो वो उसने वापस लौटने की सोची। अब किशन इतना थक गया था कि उसके लिए आगे चलना कठिन होता। धूप और गर्मी ने उसकी सारी शक्ति क्षीण कर दी थी। पैरों में छाले पड़ गए थे, टांगें उठती नहीं थी। सूरज ढल रहा था, इसलिए आराम कर लेने के लिए भी समय नहीं था। फिर भी वह तेजी चाल से आगे बढ़ रहा था। उसने बास्केट, टोपी, जूते सब फेंक दिए। उसकी सांस फूल रही थी। बार बार ये सोचा कि सूरज डूबने से पहले टेकड़ी पर कैसे पहुंचेगा। अब वह दौड़ने लगा। उसकी छाती जोर से धड़क रही थी। वह डर रहा था कि थकान के कारण गिरकर कहीं बढ़ ना जाए, पर उसने दौड़ना बंद नहीं किया। वह उन लोगों के सामने हार मानकर अपनी हंसी नहीं कराना चाहता था। सूरज क्षितिज में समाया जा रहा था। किशन भी अपने निकट के स्थान पर आ गया था। टेकड़ी पर खड़े लोग चिल्लाकर उसे प्रोत्साहित कर रहे थे। उसे टेकड़ी पर टोपी और उसके निकट बैठा सरदार साफ दिखाई दे रहा था। उसने निराश दृष्टि से सूर्य की ओर देखा था। सूर्य धरती के नीचे धंस चुका था। किशन जान गया कि टेकड़ी तक पहुँचते पहुँचते अंधेरा हो जाएगा। उसके मुख से एक चीख निकल गई। उसकी सारी मेहनत व्यर्थ हो गई थी। तो यानी कि उसने देखा कि जब वो सूरज छुपने से पहले उस टेकड़ी तक नहीं पहुंच पाएगा तो उसने भागना आरंभ कर दिया। अब उसकी सांस फूलने लगी और वो थककर चूर हो गया और उसे ऐसा लगा कि अब मैं गिरकर मर जाऊंगा। टेकड़ी पर लोग अब भी पुकार रहे थे। वे ऊंचाई पर थे। अब उन्हें सूरज दिखाई दे रहा था। किशन ने भी देखा टेकड़ी पर अभी धूप है। अपनी सारी शक्ति समेट कर उसने लंबी सांस खींची। वह आंखें मूंद कर टेकड़ी को दौड़ा। टेकड़ी के पास वह मुँह के बल गिरा और मुँह से चीख निकल पड़ी। उसके हाथ टेकड़ी पर रखी सरदार की टोपी तक पहुँच चुके थे। सरदार ने कहा, देखो भाई, इसने कितनी ज़मीन ले डाली है। किशन का नौकर दौड़ कर आ गया। उसने किशन को उठाना चाहा। किशन के मुंह से खून बह रहा था। वह मर चुका था। सरदार के आदमी दुखी थे। किशन पर वह हंस भी रहे थे। नौकर ने किशन के लिए कब्र खोदी और उसमें दफना दिया। किशन के लिए केवल 2 मीटर ज़मीन पर्याप्त थी। तो यानी कि उसने लालच में अपनी जान खो दी थी और इतनी ज़मीन नाप दी थी कि उसे वापस आने में वो थक गया था।
चूर हो गया था और उसने अपनी जान खो दी थी। और जब वो मरा और उसे दफनाया गया तो उसे कितनी ज़मीन की ज़रूरत पड़ी? केवल 2 मीटर, केवल 2 मीटर ज़मीन के लिए उसने अपनी जान गंवा दी। तो इस कहानी से हमें क्या संदेश मिला? लालच का परिणाम कभी कभी बेहद खतरनाक हो जाता है, तो हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए। इसके आपको शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर या आपको PDF में दे दिए जाएंगे या आप अपनी बुक में करेंगे, कॉपी में करेंगे। इसके रिक्त स्थान और टिक राइट ये आप अपनी बुक में ही करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।